हेलो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं जागरण जोश और मैं हूं आपके साथ सिमरन राजपाल। आज हम भारत की उस जमीन की बात करेंगे जिसे सभ्यता का पालना यानी कि क्रैडल ऑफ सिविलाइजेशन कहा जाता है। वो है बिहार। सोच लीजिए, अगर आपकी हिस्ट्री की किताबों से मौर्यन और गुप्ता एम्पायर को निकाल दिया जाए तो कितना कुछ छूट जाएगा। वो सब कुछ यहीं से शुरू हुआ। बिहार की मिट्टी कोई आम मिट्टी नहीं है, ये साम्राज्यों की मिट्टी है। बिहार की कहानी की फाउंडेशन रखी गई मगध साम्राज्य से। ये करीब 6 सेंचुरी बीसी की बात है। मगध सबसे ज्यादा ताकतवर यानी कि पावरफुल क्यों बना? इसका सबसे बड़ा रीजन है जियोग्राफी। मगध का इलाका गंगा नदी के पास था। इसका मतलब था बहुत उपजाऊ जमीन यानी कि फर्टाइल लैंड। और क्या आप जानते हैं, इनके पास झारखंड उस समय का जंगल से लोहा यानी कि आयरन ओर और हाथी मिलते थे। लोहे से वो बेहतरीन हथियार बनाए जाते थे और उनकी हाथी आर्मी के लिए टैंक्स का काम करते थे। मगध की शानदार राजधानी थी पाटलिपुत्र, जिसे आज हम पटना के नाम से जानते हैं। ये सिटी तीन रिवर्स के संगम पर थी। इस लोकेशन की वजह से पाटलिपुत्र उस वक्त दुनिया के सबसे बड़ा और स्ट्रेटेजिक सिटी था। यहाँ से पानी का रास्ता यानी कि वाटर ट्रांसपोर्ट और जमीन का रास्ता दोनों पर ही कंट्रोल रखना बहुत आसान था। इसलिए बड़े बड़े साम्राज्य इस सिटी को नहीं छोड़ना चाहते थे। मगध की शक्तियों को बढ़ाने में शुरुआती राजाओं का बड़ा हाथ था, जैसे कि बिंबासारा और अजातशत्रु। ये वो लीडर्स थे जिन्होंने पॉलिटिकल मैरिजेस और मिलिट्री पावर से मगध का बेस मजबूत किया। अजातशत्रु ने ही पाटलिपुत्र की शुरुआती फोर्टिफिकेशन यानी कि किलेबंदी शुरू करवाई थी, जिसके बाद ही ये इतना इंपॉर्टेंट सेंटर बना। फिर आया मौर्यन दौर। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीनियस गुरु चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य भी कहते हैं, उनकी मदद से मगध को एक महासाम्राज्य यानी कि ग्रेट एम्पायर बना दिया। उन्होंने अर्थशास्त्र लिखी, जो आज भी पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स और गवर्नेंस के लिए एक मास्टरपीस है। ये सब बिहार की जमीन और उसके जीनियस दिमागों की देन है। चंद्रगुप्त मौर्य के पोते सम्राट अशोका तो दुनिया के सबसे बड़े राजाओं में गिने जाते हैं। कलिंगा वॉर के बाद उन्होंने हिंसा छोड़ दी, लेकिन उन्होंने सिर्फ पीस ही नहीं अपनाया, उन्होंने धम्मा की पॉलिसी भी शुरू की। धम्मा कोई धर्म नहीं था, बल्कि ये अच्छे संस्कार, नैतिकता यानी कि मोरालिटी और सभी के लिए रिस्पेक्ट का एक तरीका था, जिससे वो पूरे देश पर राज करते थे। मौर्यन के बाद आया गुप्ता वंश। याद रखिए, ये इंडिया का स्वर्ण युग था। इस दौर में साइंस और मैथ ने कमाल कर दिया। आर्यभट्ट ने सिर्फ जीरो का कंसेप्ट ही नहीं दिया, उन्होंने सूर्य ग्रहण यानी कि सोलर एक्लिप्स और चंद्र ग्रहण यानी कि लूनर एक्लिप्स का सही कारण बताया। मेटलर्जी में इतनी तरक्की हुई कि दिल्ली का आयरन पिलर आज तक जंग नहीं खाता। क्या आपको पता है कि स्टेट का नाम बिहार कैसे पड़ा? बुद्धिज्म के फैलने के बाद इस इलाके में मोनेस्ट्रीज बहुत ज्यादा हो गई। मोनेस्ट्री को संस्कृत में विहारा कहते हैं। जब मुस्लिम रूलर्स यहाँ आए तो इस जगह को विहारों का प्रदेश यानी कि बिहार ही कहने लगे। नालंदा यूनिवर्सिटी की पढ़ाई की क्वालिटी बहुत हाई थी। यहाँ सिर्फ धर्म ही नहीं बल्कि लॉजिक, ग्रामर, एस्ट्रोनॉमी और मेडिसिन जैसे सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाते थे। चाइनीज स्कॉलर्स जैसे कि जुआनजैंग और आइसिंग यहाँ सालों तक रहे, लेकिन जब बतिहार खिलजी ने इसे तबाह किया तो कहा जाता है कि नालंदा की लाइब्रेरी 6 यानी कि 6 मंथ्स तक जलती रही। सोचिए ज्ञान का कितना नुकसान हुआ होगा। मध्यकालीन दौर में थोड़े गैप के बाद शेरशाह सूरी ने बिहार के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को फिर से चमका दिया। उन्होंने करेंसी यानी कि सिक्कों में एक नया सिक्का चलाया जिसे रुपया कहा गया। ये नाम आज तक चलता है। उन्होंने रेवेन्यू कलेक्शन और रोड नेटवर्क, ग्रैंड ट्रंक रोड में भी ऐसे सुधार किए जिसे मुगल और ब्रिटिशर्स ने भी अपनाया। ब्रिटिशर्स के अंडर आने के बाद बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा तो रहा, लेकिन यहाँ के लोगों का शोषण यानी कि एक्सप्लॉयटेशन बढ़ गया।
खासकर चंपारण, जहां किसानों को 3 काथिया सिस्टम यानी कि फोर्सिंग फार्मर्स टू ग्रो इंडिगो के चलते बहुत तकलीफ झेलनी पड़ी। इस इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन से ही चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। 20वीं सेंचुरी की शुरुआत में बिहारी लीडर्स जैसे कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने आवाज उठाई। उनका कहना था कि कल्चरल आइडेंटिटी तो अलग थी, लेकिन सबसे बड़ा रीजन था एडमिनिस्ट्रेटिव नेग्लेक्ट। भारतीयों को जॉब्स और एजुकेशन में प्रेफरेंस नहीं मिलती थी क्योंकि बंगाल का एडमिनिस्ट्रेशन उन पर हावी यानी कि डोमिनेंट था। नाइनटीन 1905 में बंगाल का विभाजन यानी कि पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ। ब्रिटिशर्स ने दिखाया कि एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला है, लेकिन असली मकसद था हिंदू और मुसलमानों को बांटना। इस विभाजन के दौरान बिहार के लीडर्स ने देखा कि अगर बंगाल को बांटा जा सकता है तो बिहार को भी अलग करके एक अलग एडमिनिस्ट्रेटिव आइडेंटिटी मिलनी ही चाहिए। और फिर दिसंबर 1911 में किंग जॉर्ज फिफ्थ ने दिल्ली दरबार में बंगाल पार्टीशन को रिवर्स करने और नए प्रोविंसेस बनाने का ऐलान किया। इसके नतीजे में मार्च 22, 1912 को बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग करके एक नया प्रांत यानी कि प्रोविंस बनाया गया। नाइनटीन 1936 में भाषा यानी कि लैंग्वेज के आधार पर उड़ीसा, जो अब ओडिशा है, उसको भी बिहार से अलग किया गया। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अब भाषा के आधार पर यानी कि लिंग्विस्टिक बेसिस पर राज्यों का गठन हो रहा था। इस डिवीजन के बाद जो बिहार के नक्शा यानी कि मैप बना, वो आजादी से पहले का फाइनल मैप था, फाइनल बिहार था। आजादी के बाद समय के साथ बिहार के दक्षिणी यानी कि सदर्न हिस्से, जिसे छोटा नागपुर प्लेट्यू कहते हैं, वहां अलग स्टेट की मांग उठी। इस एरिया में ट्राइबल आइडेंटिटी, कल्चर, जमीन के अधिकार, लैंड राइट्स बहुत अलग थे और साथ ही यहाँ कोल, आयरन ओर और बाकी मिनरल्स का विशाल भंडार था। नवंबर 2000 को झारखंड के अलग होने से बिहार को बहुत बड़ा इकोनॉमिक झटका लगा। बिहार ने अपना सारा इंडस्ट्रियल और मिनरल वेल्थ वाला हिस्सा खो दिया। यहीं पर धनबाद, बोकारो और जमशेदपुर जैसे बड़े इंडस्ट्रियल हब्स थे। इसके बाद बिहार का फोकस सिर्फ एग्रीकल्चर और ह्यूमन डेवलपमेंट पर रह गया। तो देखा आपने मगध की शक्ति से लेकर मॉडर्न चैलेंजेस तक का सफर। आज का बिहार अपने अतीत के गौरव यानी कि पास्ट ग्लोरी को लेकर आगे बढ़ रहा है। ये वो जमीन है जिसने दुनिया को जीरो, धम्मा और रिपब्लिक यानी कि वैशाली का कॉन्सेप्ट दिया। बिहार की मिट्टी आज भी ज्ञान, हिम्मत और उम्मीद की कहानी सुनाती है। बिहार की कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा पसंद है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और देखते रहें जागरण जोश। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।